गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। जो भी सेंटेंस हमें दिए गए हैं पहले उनको देखते हैं। क्या मैं पतंग बनाता हूँ? मोहन कूदता है। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। सीता 1 घंटे से नाच रही है। सदा सच बोलो। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हम कल झांसी जाएंगे। नेहरू जी एक महान पुरुष थे। रीता हाल में नाच रही थी। क्या तुम मेरे मित्र हो? अब हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है क्या मैं पतंग बनाता हूँ। इस वाक्य के अंत में ता हूँ है। तो ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में ता हूँ, ते है, ती है जैसे शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का या तो पहला रूप या वर्ब में एस या ईएस, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चूंकि यह सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं पतंग बनाता हूँ, और यह सेंटेंस पहले प्रश्न से ही शुरू है, क्या। इसलिए ऐसे वाक्यों को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। लेकिन यदि सेंटेंस के बीच में प्रश्न होगा, जैसे मैं पतंग क्यों बनाता हूँ, तो उसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसी क्वेश्चन वर्ड से होगा। परंतु चूंकि प्रारंभ में प्रश्न है इसलिए हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होना है, तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले या तो डू रखना पड़ेगा या डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है आई, आई के साथ डू आता है तो डू से वाक्य शुरू होगा। डू आई मेक आ काइट। डू आई मेक आ काइट। मोहन कूदता है। इस वाक्य के अंत में भी ता है, अर्थात ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अफर्मेटिव है। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप या एस या ईएस रूप और फिर ऑब्जेक्ट। मोहन कूदता है। मोहन जंप्स। मोहन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है जंप, क्योंकि मोहन के साथ एस लगेगा क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें क्योंकि अंत में ता हूँ है, ता है, ते है और ती है, यदि वाक्य में है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद उसी सब्जेक्ट के अनुसार या तो पहला रूप आएगा वर्ब का या वर्ब में एस या ईएस आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। सीता 1 घंटे से नाच रही है। इस वाक्य के अंत में रही है, रहा है, रहे हैं और रही है, यदि ये शब्द आए और उसमें समय भी दिया गया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो ये सेंटेंस इसमें रही है अंत में है और समय दिया है 1 घंटे से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद उसी सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम और आर, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी। नहीं, ध्यान देंगे, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। ये जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो उसी सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन या हैव बीन आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा और फिर टाइम आएगा। सीता 1 घंटे से नाच रही है। सीता हैज बीन डांसिंग फॉर 1 आवर। सब्जेक्ट आ गया सीता, सीता के साथ हैज बीन आ गया है, वर्ब में आईएनजी आ गया डांसिंग, सिंस और फॉर में से फॉर आ गया, फॉर 1 आवर। सदा सच बोलो। सदा सच बोलो। ये टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, परंतु जिसका जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है।
सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसके अंत में है वर्ब नहीं दी गई है, यानी एक्शन वाली वर्ब नहीं है, केवल है, इसलिए इसको हम बी क्रिया पर आधारित मानेंगे। इसमें इज, एम और आर इनमें से कोई एक वर्ब आएगी। हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। हम कल झांसी जाएंगे, हम कल झांसी जाएंगे। इस वाक्य के अंत में गे लिखा है, तो गा, गे और गी यदि जी शब्द आए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो जी वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसी सब्जेक्ट के अनुसार या तो विल या सेल आएगा। आई और बी सब्जेक्ट है तो सेल आएगा, सी सभी के साथ विल आएगा। उसके बाद वर्ब का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट। हम कल झांसी जाएंगे, बी सेल गो टू झांसी टुमारो। बी विल भी लिख सकते हैं, बी विल गो टू झांसी टुमारो। नेहरू जी एक महान पुरुष थे, नेहरू जी एक महान पुरुष थे। जी वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, परंतु बी क्रिया पर आधारित है। बी का रूप होता है पास्ट में बाज या बर। नेहरू जी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाज आ जाएगा। नेहरू जी बाज आ ग्रेट मैन, ध्यान देंगे इसमें गलत लिखा है इज। नेहरू जी बाज आ ग्रेट मैन, यहाँ इज नहीं है, यहाँ बाज। रीता हाल में नाच रही थी, रीता हाल में नाच रही थी। इस वाक्य के अंत में रही थी लिखा है, जो बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी आए तो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार बाज या बर इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। रीता हॉल में नाच रही थी, रीता वाज डांसिंग इन द हॉल, रीता वाज डांसिंग इन द हॉल। क्या तुम मेरे मित्र हो, क्या तुम मेरे मित्र हो। आर यू माई फ्रेंड, आर यू माई फ्रेंड। जी वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जी बी पर आधारित है, और चूंकि इंटरोगेटिव है इसलिए सबसे पहले बी का रूप जो आर है वो आया है। आर यू माई फ्रेंड। वीडियो देखने